मल्लिका कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए प्लीज उसका ध्यान रखना। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ बस थोड़ी देर में भी आ रहा हूँ। ओके ओके थैंक यू। वेदा, आपने फोन किया था? जी मैंने फोन किया था। ये आदमी यहाँ पर, ये पता नहीं किसी ने बेचारे को। आप जानते हैं इसको? नहीं मैं उसे नहीं जानता। लेकिन देखिए सर, आपने कहा था कि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे मैं यहाँ रुकूं, तो मैं रुक गया। अब मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में। गोली सीधे सर में लगी है और लगता है अभी भी अंदर ही है। इसका स्कल और ये नाक बुरी तरह से क्रश हुआ है। जबड़ा टूटा नहीं है, पर इसकी पहचान करना जरा मुश्किल है। चेहरा बिगड़ गया, फेस रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए हॉस्पिटल। सॉरी मिस्टर वेदांत, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ये जाने बगैर हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। प्लीज देखिए, ये सच है कि आप इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी की मौत आपके कंपाउंड में हुई है, आपके घर में हुई है। ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, कुछ तो बात होगी ना। तो देखो आसपास कोई गनमन नहीं, ठीक है? चल। भाई डोंट वरी, मैंने पता किया, भाभी बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में। सर ये मेरी बहन शाइला है। रिसेप्शन का फंक्शन सारा इसी ने ऑर्गेनाइज किया है। हाँ सर, हम सब तो फंक्शन में बिजी थे, तभी ये गोली चलने की आवाज सुनी हमने। उसके पहले क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सर 2 दिन पहले मेरी शादी हुई मल्लिका से और आज रिसेप्शन था। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। मल्लिका मेरे सारे दोस्तों से, मेरे कलीग से घुल मिल रही थी। हाँ, कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी मल्लिका से, क्योंकि उनको लगता था कि मल्लिका मेरे स्टेटस की नहीं है। वेदांत ने इस लड़की से शादी किया है? कोई और नहीं मिली क्या? कम से कम अपने स्टेटस की लड़की ले आता कोई। पता नहीं किस चौल से उठा लाया है। आई एम श्योर इसी ने इसे फंसाया होगा। लेकिन मुझे इन सब बातों से ना कभी फर्क पड़ा है ना पड़ेगा। तभी मैंने 2 लोगों को पार्टी में आते देखा, एक आदमी एक औरत, हाथ में कैमरा, गले में आईडी कार्ड। मुझे लगा होंगे कोई रिपोर्टर टाइप। फिर मल्लिका से बात करने लगे, पता नहीं क्या पूछ रहे थे उसे, लेकिन मल्लिका उनकी बातें सुन के जैसे परेशान सी हो रही थी। वो अंदर चली गई। मैंने सोचा मैं जाके उसे रोकूं। मैं रिपोर्टर्स के पीछे जाने ही वाला था कि किसी ने मुझे बुला लिया। उसके कुछ ही मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई गाड़ी से और हम सब भाग के बाहर आ गए। आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए। हटिए। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया और मल्लिका को हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, वो जो 2 रिपोर्टर आए थे पार्टी में, वो लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ सुना आप लोगों ने? जी नहीं सर। जी हाँ, मैंने सुनी थी बातें। मैं वहीं खड़ी थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। रिपोर्टर का नाम पैमेला और करण था और वो बॉम्बे क्रॉनिकल टाइम्स के थे। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और कुछ सुना था? आपसे कुछ बात की थी उन लोगों ने? नो, वो मल्लिका से पता नहीं क्यों अजीब सवाल पूछ रहे थे। तुमने कभी बोट ब्लास्ट के बारे में सुना है? तो जरूर तुमने बोट पे बंदूक के साथ एक आदमी को जरूर देखा होगा। नो प्रॉब्लम, मैं खुद फाइंड कर लूंगी। बेचारी मल्लिका एकदम घबरा गई और अंदर चली गई और कुछ ही देर में गोली की आवाज आ गई। वैसे तो हमने बहुत सारे सरफिरे रिपोर्टर्स देखे हैं और आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी रिपोर्टर बिना वजह ऐसे बेतुके सवाल तो नहीं पूछेगा। तो क्या लगता है कि वो दोनों रिपोर्टर नहीं थे क्या? शायद। वो लोग जब अंदर आए थे तो तुम लोग गेट पे ही ड्यूटी थी ना तुम्हारी? उनको देखा होगा तुमने? गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, जरूर ये अंदर आते हुए दिखेगा। सर उनकी एंट्री रजिस्टर में भी है, अगर आप कहें तो मैं लेकर आऊँ। कह ही रहा हूँ यार, लेके आओ ना, है तो टाइम बर्बाद मत करो, जाओ। जी, इस आदमी के जेब में ना तो मोबाइल है ना कोई आईडी है, जेब खाली है। और दूसरी बात, इसके सर पे गोली लगी है पीछे से और डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा लगता है कि गोली घर के अंदर से ही चली है। सब जगह देख लिया सर, कहीं भी कुछ नहीं है। और सर
गन भी वो यहाँ पर छोड़कर नहीं गया है घर में। अगर घर में छोड़ा होता तो शायद घर वाले डर जाते। पर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमारे घर में तो कितनी सारी गन्स हैं। गन्स घर में? हाँ, क्योंकि भाई तो गन्स के डीलर है ना। आपने बताया नहीं कि आप गन के डीलर हो? जी। कहाँ रखते हैं अपना ये गन? चलिए दिखाइए। और हाँ, यहाँ पार्टी में आपने जिन जिन गेस्ट को इनवाइट किया था उनकी लिस्ट भी चाहिए। जी। हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम भी चलेंगे आपके साथ आपकी वाइफ से मिलने। हो ना हो इस खून का उनके बेहोश होने से कोई ना कोई संबंध है। मल्लिका की पिछली जिंदगी बिल्कुल खाली है, एकदम कोई। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में मैं ट्रस्टी हूँ वहाँ मल्लिका एक पेशेंट थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और शॉक की वजह से उसकी सारी याददाश्त चली गई थी। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं। उसे अपना नाम तक याद नहीं। मल्लिका नाम हमने उसे दिया। मैं जब उसे मिला तब वो बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाया मैंने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे मिलते जुलते मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसकी बीती हुई जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं था सर, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन सर, जब से मल्लिका मेरी जिंदगी में आई है उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो? सब पिछले हफ्ते हम सिटी स्क्वायर या मॉल गए थे। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। मैडम, लगता है मैंने आपको पहले कभी देखा है। मुझे पहचाना मुझे? नहीं, मैं नहीं जानती आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? ये देखो, जला हुआ मुंह, बोट, याद आया कुछ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। ऐसे कैसे नहीं जानती? मैं जान गया, आप दिया मैडम है ना? आपको कोई गलतफहमी हुई, मेरा नाम मल्लिका है। आप दिया मैडम हो ना? बोर्ड पे आप आए थे ना आपका बर्थडे मनाने, आपको याद है? नहीं। अरे नहीं कैसे, आप याद करो। ये देखो मेरा जला हुआ मुंह। हाथ छोड़ो। मुझे गलतफहमी बिल्कुल नहीं हो सकती। आप पहचाना नहीं मुझको? ठीक है, हाथ लगा तू। हाथ नहीं है, मेरा पहचानता है। ये दिया मैडम है, इसके वजह से देखो मेरा फेस जल गया। अभी पहचानने को इनकार कर रही है। यहाँ से निकलो ना, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। अरे पुलिस तो बुलाएगा ये। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। चलो तुम गाड़ी में बैठो। वो आदमी फिर कभी सामने आया था? नहीं सर, लेकिन उसके 2 दिन के बाद हेलो, कैसी हो सोनिया? सोनिया? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई सोनिया नहीं रहती, रॉन्ग नंबर। रहती है, मुझे पता है। मैं उसी से बात कर रहा हूँ और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास, तुम्हें मारने के लिए। वेदांत, तुम्हारे घर में जो आदमी मरा उसका और इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए आया या धमकी देने के लिए आया, मगर एक बात तय है कि ये वो आदमी नहीं है जिसके चेहरे पे घाव था। हमने चेक किया, कोई निशान नहीं, और 100% कोई ना कोई कनेक्शन तो है। Calm down, मल्लिका। मल्लिका, are you all right? Relax. तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल सेफ हो। मल्लिका कैसे तुम गॉड, यू सेफ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ईशान, आप कह रहे थे कि
वेदांत से कि ये मल्लिका कुछ बेचैन हो रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या क्या हो क्या रहा था? जी, जब मल्लिका होश में आई तो कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद तो यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। क्या मतलब? ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने बुरे हादसे को याद कर रही है या बहुत गहराई से उसको दोबारा जी रही है। मल्लिका देखो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने क्या देखा बताओ, क्या सुना? गोली की आवाज से मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही। एक बोट, एक और आदमी और एक और आदमी। उस आदमी के हाथों में बंदूक थी और बंदूक ने मेरी तरफ मारा था और ब्लास्ट हो गया। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेडिकेशन की वजह से हैलुसिनेशंस हो रहे हैं? क्योंकि मैं कभी इसे किसी बोर्ड पर लेके नहीं गया, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हो सकता है तुमसे मिलने से पहले किसी बोर्ड पे गई हो। हाँ, पर तुमने कहा था ना जब तुम इसे मिले थे तो इसे अपने बीते हुए जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी याद या उसकी पुरानी जिंदगी या कोई पल उसके जहन में फिर से ताज़ा हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ये भी एक मल्लिका की कहानी का एक हिस्सा है? हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी किसी हादसे को, उसकी मेमोरी को अपने अंदर जकड़ के रख लेता है, और जब कभी उस हादसे से जुड़ा हुआ कोई वाकया या कोई चीज़ सामने आती है तो वो हादसा भी दोबारा याद आने लगता है। मुझे लगता है तुम्हारा डर सही निकला। मल्लिका की जान खतरे में है। वो आदमी जो तुम्हारे घर में जिसकी मौत हो गई वो इस खतरे से जुड़ा हुआ है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? तभी तो करण और पैमिला मल्लिका से बेतुके सवाल पूछ रहे थे कि तुम कभी किसी बोट पे गई हो या नहीं, या फिर किसी आदमी को बंदूक के साथ देखा या नहीं। ये केस आपस में जुड़ा हुआ है। पहले तो ये पता करना होगा कि वेदांत के घर पे वो गोली चलाई किसने। सर, इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट और लाइसेंस हमारे पास हैं। अच्छा, यहाँ इस कमरे में कौन कौन आ सकता है? यहाँ वेदांत सर, मल्लिका भाभी और शैला मैडम उनके दोस्त आ सकते हैं। कमाल है, सारी बारात आ सकती है। कोई भी इस कमरे में आ सकता है, तो कोई भी ये गन निकाल के यूज कर सकता है ना? सर, हाँ सर, ये दोनों रिपोर्टर बन के आए थे, सीसीटीवी में पकड़े गए। मीडिया ऑफिसर से पता किया सर, तो पता चला कि ये दोनों कोई भी अखबार में काम नहीं करते। नकली रिपोर्टर? ठीक है, पता लगाओ इनके बारे में और ये सारी बंदूकें जब्त कर लो। थैंक गॉड इसके जबड़े की हड्डी और ये चीक बोन सही सलामत है, वरना तो चेहरा बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता। बाकी खोपड़ी तो पूरी तरह से फट चुकी है, पर खैर इन हड्डियों से इसका चेहरा तो बनाया जा सकता है। इन्हीं में से होगी वो गन जिससे इसे गोली लगी है। पता करूंगा, पहले इसका फेस तो बना लूं। मल्लिका को सोनिया के नाम से जो धमकी वाले फोन आ रहे थे वो तो पीसीओ से आ रहे थे, वहां से पता लगाना जरा मुश्किल है। और ये आदमी आधा जला चेहरा वाला जो उसको धमका रहा था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं।
सुनिए जी कहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से सीआईडी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एक मिनट, जरा ये फोटो देखिए। क्या इन दोनों ने आपके यहाँ से कैमरा और माइक भाड़े पे लिए थे क्या 48 घंटे के अंदर? एक मिनट रुकिए, हम आपको चेक करके बताते हैं। मैं अभी आया। क्या है? अरे खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है। अरे वो तो दीवार पे ऐसे खाली लगा हुआ है। क्या फ्रेडी सर? जी हाँ, ये करण और पामेला है। इन्होंने 48 घंटे पहले हमारे यहाँ से ही माइक और कैमरा भाड़े पे लिया था। आप लोग क्या जानते हो मल्लिका की जिंदगी के बारे में? सब कुछ बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी थिएटर एक्टर्स हैं। शाइला ने एक्चुअली हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद की है। तो ही इज राइट सर। एक्चुअली हमसे कहा गया था कि मल्लिका से अजीब अजीब से सवाल पूछना। हमने तो बस वही किया। यकीन मानिए हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। प्लीज हम पे विश्वास कीजिए। ये शाइला ऐसा क्यों करेगी? कुछ तो है मल्लिका की बीती हुई जिंदगी के बारे में जो शाइला जानती है और हमसे छुपा रही है। तो ये है इसका चेहरा। आप लोग यहाँ, भाई भाभी तो है नहीं घर पे, वो हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। पता है, हमें उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। मुझसे? इसे जानती हो? नहीं सर। और किन्हें जानती हो? नहीं सर। अरे ये है तुम्हारे थिएटर का दोस्त। तुमने बताया ना कि तुम एक्टरों को काम भी देती हो। तुम्ही ने पार्टी में इन लोगों को बुलाया था ना मल्लिका से सवाल पूछने और उसे डराने के लिए। अब जल्दी से बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? क्या जानती हो तुम मल्लिका के बारे में? हाँ, उसके बीती हुई जिंदगी के बारे में और उस आदमी के बारे में भी जिसकी मौत तुम्हारे घर में हुई है। मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा मतलब है मैं मल्लिका के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस उतना ही पता है जितना मुझे उस आदमी ने बताया जिसका चेहरा जला हुआ है। तुम उस आदमी को जानती हो? हाँ सर, जिस दिन उसने मल्लिका को धमकी दी थी मैं वहीं पे थी, और जब भाई मल्लिका को संभाल रहे थे तो मैं उस आदमी के पीछे गई थी। सुनो, क्या है? कौन हो तुम? और ये तुम मल्लिका से वो सब क्या बोल रहे थे? कैसे जानते हो उसे? यह तुम मुझको क्यों पूछ रही है? उसको पूछो ना, वो मल्लिका बन के घूम रही, उसको पूछो। दिया कौन है वो बताएगी। 1 साल पहले क्या हुआ था बोट पे। बोट? हाँ, यह देखो, यह सब उसका नतीजा है। मुझको पूछ रही है कौन है मल्लिका। मुझे मल्लिका की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई की फिक्र, और मैं नहीं चाहती उस पागल लड़की की वजह से मैं अपने भाई को खो दूं। सर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, मतलब ये तो डेड एंड है। ठीक है, अब जाइए। अब तो एक ही रास्ता है। पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 साल पहले कौन सी बोट पे ये एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे जितने भी केस हुए हैं ना, सब ढूंढो 10 महीने से 1 साल के बीच में। इसी दौरान वेदांत मल्लिका से पहली बार मिला था हॉस्पिटल में। ओके? यस सर। एक बार ये बोट ब्लास्ट वाला मामला सामने आ जाए तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी।
सर हाँ मिल गया। ये देखिए, नवंबर 2016 में एक बोट ब्लास्ट हुई थी केरला में। सर उस बोट में 4 जन थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और एक बोटमैन। बॉम्ब ब्लास्ट में सर सारे लोग मारे गए थे इस बोट वाले को छोड़ के। सर ये तो मल्लिका है। मल्लिका? दिया? इसकी फैमिली में और कौन कौन है? सर माथुर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी दिया और उसका भाई रतन। ये एक मिनट, ये उसकी फोटो है रतन की। ये तो वही आदमी है जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी वेदांत के घर पे। लेकिन सर गोली चलाई किसने? अब इन सारे सवालों का जवाब तो केरला जाके ही होगा। इस जाली को अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। सुब्रमण्यम, बराबर इस रस्सी को लपेटना। जी आप सुब्रमण्यम हैं? जी। सीआईडी मुंबई। 1 साल पहले दिसंबर 2016 आपके कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसके बारे में जानने आया। उसमें एक औरत एक आदमी मारे गए थे और उसकी बेटी गायब हुई। आपका नाव वाला भी था ना उसमें? नाव वाला? हाँ, आपका नाव वाला उस बोट में था ना? हाँ साहब, वो बोट वाला भी था। बहुत नुकसान हो गया मेरा। 3 लोगों का फैमिली आया था मेरा बोट भाड़े पर लेने के लिए। उनको वो आइलैंड पे जाने का था, अपने बंगले पे। सब अचानक ब्लास्ट हो गया, सब खत्म। मेरा बोट भी, मेरा नाव वाला कान, उस बेचारे का बहुत तकलीफ हो गया। आधा मुंह जल गया उसका। अच्छा, ये कान तभी कहाँ मिलेगा? अभी पता नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम वो किधर होएगा। इशारा किसे कर रहे थे? इशारा? वो सब कौन है उधर? मैंने वो सब रुक। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो बेटा, तो तुम हो हाँ? जो मल्लिका को मारना चाहते थे हाँ? और रतन को मारने के लिए वेदांत मेंशन में घुस गए थे, क्यों? और वहां से भाग के यहाँ आ गया छुपने के लिए? नहीं। क्यों किया तुम ऐसा? बोल। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। छिपने के लिए भी नहीं भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा। अच्छा। रतन के मरने के बाद मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप अभी तक नहीं समझे, वो मल्लिका पूरी तरह पागल। वो मल्लिका खतरे में नहीं है, वो दिया खुद खतरा है। क्या बकवास कर रहे हो हाँ? वो बेचारी तो बीमार है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। नहीं साहब, वो आपको बेवकूफ बना रही है। बोट पे क्या हुआ मैं आपको बताता। उस दिन
जल्दी आओ वरना कैबिन में बंद करना पड़ेगा वापस से। ये क्या किया आपने? अपने माँ बाप को मार डाला। डियर मैटर, क्या किया आपने? कौन दिया मैं? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया दो लोगों को कभी नहीं छोड़ती। एक जो उसको कमरे में कैद करते हैं, दूसरा जो उसको बुरा काम करते हुए देखते। मुझे मत मारना। मैं तो बच गया, लेकिन बोट के जलने से मेरा चेहरा पूरा जल गया। फिर मैं रतन को मिलने गया जिसने उनका बोट का बुकिंग किया था। वो बोला कि किसी को बोलना नहीं कि एक बड़े हादसे में इनका सारा फैमिली खत्म हो गया। बड़ी आदमी है वो, पूरा बदनामी होगा उनका, इसलिए नहीं बोला। लेकिन ये किसके वजह से हुआ? वो माथुर साहब की बेटी दिया, उसके पागलपन की वजह से। पागलपन? हाँ, दिया जिसे आप मल्लिका समझते हो ना, उसका दूसरा रूप सोनिया। उसके अंदर खतरनाक पागल खूनी बसा है। सर मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी? अगर ये सच भी बोल रहा है तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि दिया के अंदर सोनिया, उसने रतन का खून किया है या नहीं। और अगर ऐसा है तो इस दिया के अंदर के सोनिया को किसी भी हाल में जगाना पड़ेगा। मिस्टर वेदांत, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाइए। अरे लेकिन आप लोग ये कर क्या रहे हैं? चला, आप भी जाइए यहाँ से। लेकिन कुछ बताइए तो सी बात क्या? सब कुछ बताएंगे। मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए अभी, प्लीज। चलिए बाहर, चलिए जाइए आप। नहीं आप नहीं, आप बैठिए उधर। सर। आप बैठिए इधर। वेदांत। चलिए इधर बैठिए। क्या हुआ सर? सब ठीक है? हुआ नहीं, अब होगा। आज के बाद ना तुम वेदांत से मिलोगी और ना शायला से। सिर्फ इन दोनों से नहीं, तुम किसी से भी नहीं मिलोगी। हाँ? लेकिन छोड़ो। एक बात कान खोल के सुन लो सोनिया, ना तुम किसी से मिलोगी और ना किसी से बात करोगी। और हमारे परमिशन के बिना तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। इस घर में कैद हो। सोनिया। क्यों 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 नहीं जाऊंगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, जाऊंगी। से बहुत मत करो, मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। बहुत मत करो। बाहर जाना तो दूर, ये पानी आ रखा है। हमारी मर्जी के बिना तुम ये पानी तक नहीं पी सकती, समझे? तू रोकेगा मुझे? क्या तू? सोनिया अपनी मर्जी की मालिक है। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। सोनिया को कोई नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ूंगी। रुक जा। बैठो, चुपचाप बैठो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के रहते दियों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
भी यही किया था। दिया को कमरे में बंद कर देते थे, कोई नहीं आता था। दिया अकेली बैठी रहती थी, कोई भी नहीं आता था। मार डाला मैंने दिया के माँ बाप को। तुम लोगों को भी मार दूंगी, तुम सबको भी मार दूंगी मैं। कौन हो तुम? क्या असलियत है तुम्हारी? मैं कौन हूँ? मैं दिया, मुझे बचा लो। मैं दिया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रतन को तुमने मारा ना? हाँ, ताकि वो वेदांत और शैला को तुम्हारी असलियत ना बता दे? क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? रतन यहाँ आया था? तो रतन की डेथ इसी घर में हुई है, मेरे घर में रतन की डेथ हुई है। बहुत परेशान करता था वो भी मुझे। काश उसको भी मैंने गोली मारी होती, कितना मजा आता। सब मर जाते मेरे हाथों, तुम सबको भी मैं मार डालूंगी। खोलो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे खोल दो, नहीं तो तुम सब मार दिए जाओगे। छोड़ दो ना दिया को, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। वेदांत, I'm very scared, वेदांत कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। खोल दो मुझे। ये है वो गन जिससे गोली चली। अब जी तुम एक काम करो, ये गन लो, वहां सेकंड फ्लोर की ये जो विंडो है, यहां पर जाकर के इसे गोली मारो। वहां से? कम ऑन गो। अरे सर, ये 9mm की गन है। अगर मैं खिड़की पे खड़े होकर इस डमी पे गोली चलाऊंगा तो गोली डमी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाएगी। इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसको गोली लगेगी नहीं। अच्छा, इससे गोली लगेगी नहीं? ओके, इसको गोली वहां से लगेगी नहीं तो दया तुम एक काम करो, तुम यहीं से 7-8 फीट की दूरी से इसे गोली मारो। कम ऑन। अब साबित क्या करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? दया यही कि मल्लिका खतरनाक हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, लेकिन उसने अपने भाई रतन को नहीं मारा। ये किस बेसिस पे तुमने कहा? मैं बताता हूँ। दया, जब तुमने गोली मारी इसे तो ये गोली सीधी यहाँ घुस गई इसकी खोपड़ी में पीछे की तरफ। हाँ? अगर ये गोली सेकंड फ्लोर से चलाई जाती तो जैसा अभिजीत ने कहा है, अव्वल तो गोली यहाँ तक पहुँचती नहीं, बीच में गिर जाती। और अगर मान लो बहुत ही पावरफुल गन थी, गोली से लग भी गई तो गोली इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगती, क्योंकि गोली का ट्रेवल होता यूं ऊपर से नीचे। लेकिन हमें जो जख्म मिला है वो एकदम सीधा मिला है, सीधा। इसलिए मल्लिका ने गोली नहीं चलाई। सर, लेकिन अगर मल्लिका ने गोली नहीं चलाई है तो फिर किसने चलाई? ये गोली जिसने भी चलाई है वो यही था, ग्राउंड फ्लोर पर, इसके आसपास। मतलब सर, वो पार्टी में मौजूद था? और अगर पार्टी में होगा तो पार्टी के कपड़े भी पहने होंगे। और अगर उसने गोली चलाई है तो उसके कपड़ों पे गन पाउडर भी होगा। करेक्ट।
वेदांत के दोस्त मल्लिका, शायला और वो जो 2 नकली रिपोर्टर्स थे ना, उन सब के कपड़े लेकर आओ बिना बताए। बड़ा ही दिलचस्प केस साबित हुआ ये। शुरू में पता ही नहीं चल रहा था कि खूनी आखिर है कौन, लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। कांत ने मल्लिका को डराया धमकाया, ये सच है। और 1 साल पहले मल्लिका ने अपने माता पिता की हत्या की, ये भी सच है। लेकिन रतन का खून ना तो मल्लिका ने किया और ना ही कांत ने। रतन का खून उसने किया जो उसके करीब खड़ा था, उसके एकदम नजदीक, और उसने शुरू से हमें चक्रव्यूह में फंसा के रखा था और हम घूमते रहे। आखिर में अपने चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गया। बहुत झूठ बोला उसने हमसे, बहुत झूठ बोला, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बहुत झूठ बोला तुमने वेदांत हमसे, लेकिन तुम्हारे कपड़ों ने सच बता दिया। हमें तुम्हारे कपड़ों पे से गन पाउडर मिला है। मैंने ही रतन को गोली मारी। रिसेप्शन के 1 दिन पहले उसका फोन आया था मुझे, और वो रिसेप्शन के दिन भी यहाँ पहुंचा। मैं उसे अकेले में मिलने गया, पता नहीं कैसे बेतुकी बातें कर रहा था। कह रहा था कि मल्लिका को दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनालिटी, पता नहीं क्या बात कर रहा था। कहने लगा कि मल्लिका ने उनके माँ बाप को मारा और वो मुझे भी मारने वाली। बड़ा गुस्सा आया मुझे उस पर। जब मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसको कहा कि यहां से निकल जाए, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस में सब कुछ जाकर बता दूंगा। वो तो डर रहा था कि कहीं मल्लिका भी उसका खून ना कर दे। उसके बाद बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मल्लिका पागल हो गई है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा मल्लिका को कमरे में बंद कर दो वरना वो सबको मार देगी। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसे कहा कि वो वहीं रुक जाए। उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। और वो रतन उसे पागल कह रहा था, उसे जेल भिजवाना चाहता था। सब कुछ खत्म हो जाता, मल्लिका की जिंदगी, मेरी इमेज, ये सब कुछ बना, सब खत्म हो जाता। वो तो मिस्टर वेदांत वैसे भी खत्म हो ही गई समझो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी का खून कर दोगे और तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इमेज बनी रहेगी? हाँ? मल्लिका और दिया ने ये जुर्म अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए ये जुर्म किया है। इसलिए मल्लिका असाइलम में जाएगी और तुम जाओगे जेल की सलाखों के पीछे। एक मिनट, ये पार्सल स्कैन मशीन में डाल दो। ये पार्सल रिसेप्शन में दे दो। ये लीजिए। शामू, जी मैडम। ये पार्सल लो, जस्टिस राय के लिए आया है। वो ऊपर प्राइवेट लॉज में बैठे हैं, उनको दे दो। बाप रे, जस्टिस राय? उनके पास कौन जाएगा? क्यों, क्या हुआ? अभी 10 बातें सुना देंगे। चेक एंड मेट। राय, शतरंज खेलना भूल गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आज तगड़ा खेलने के मूड में नहीं हूं। और सुनो, तुम भी आज मुझे हराने की कोशिश नहीं करोगे, समझे? क्यों भाई, तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए? बिल्कुल।
बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, एक और खेले। ठीक है। हेलो सर, राय सर। क्या है? हैप्पी बर्थडे सर, आपके लिए पार्सल आया। ठीक है, रखो इधर, रखो इधर आओ। अब क्या हुआ सर? ये लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैप्पी बर्थडे सर। कुछ चाहिए तो बोलिएगा सर। ठीक है। उसने सोचा भी नहीं होगा डांट की जगह टिप मिलेगी। ये सब लोग ना मुझे घूसट और खड़ूस समझते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे मजा आता है। अरे ये सब छोड़ो, पैकेट खोलो ना, क्या है? ये है क्या? देश के सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग को सम्मानपूर्वक भेंट। कोई नाम नहीं? प्रेस द टेल। आपने कहा था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हाँ सर, लॉन्च में सर, वो दोनों वहीं थे सर। ये देखिए सर, यहाँ तो कांच ही कांच है। पूरे फेस पे कांच के टुकड़े हैं। जख्म बहुत गहरा नहीं दिख रहा है, खून भी ज्यादा निकला नहीं है, तो फिर इसकी मौत कैसे होगी? सर, शायद बक्से के अंदर कांच के टुकड़े रखे होंगे। हाँ सर, इसमें एक कांच का शोपीस था, स्कैन करते वक्त गार्ड ने देखा था। एक्चुअली सर, आज जस्टिस राय सर का बर्थडे था ना, इसलिए ये बॉक्स किसी ने भेजा था। लेकिन सर, ये बॉक्स तो मेटल डिटेक्टर स्कैनर सबसे क्लियर होके आया था, फिर पता नहीं क्यों ये सब हो गया। सर, हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल जजेस और लॉयर्स हैं, और उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी जान को खतरा है, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं सर। तो आज क्या हुआ? हाँ? सर, प्रेस द टेल, क्या है ये? जो कुछ इस बॉक्स में होगा शायद उससे रिलेटेड है। ये पार्सल तो जस्टिस राय के लिए था। ये जस्टिस लाल बिना वजह मारे गए। शॉपथन, अब ये ऑनलाइन शॉपिंग की गई है। चारों तरफ कांच बिखरे हैं। इन लोगों का कहना था कि धमाका हुआ है, पर अगर पैकेट के अंदर कांच था तो धमाका हुआ कैसे? और अगर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो फिर मेटल या प्लास्टिक के टुकड़े या फिर बारूद, कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। एक काम करो, ये बॉडी और ये कार्ड इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दो। और पूर्वी, ये जस्टिस राय का मोबाइल फोन चेक करो। मेटल डिटेक्टर वहाँ, स्कैनर वगैरह तो सब है। अगर पार्सल में बॉम्ब था तो डिटेक्ट कैसे नहीं होगा? सर, पार्सल में ऐसा कुछ था ही नहीं साहब, मैंने ध्यान से देखा था। और स्कैनर मशीन में साहब सिर्फ कांच का सामान ही दिख रहा था। अच्छा, इस स्कैनर की फुटेज स्टोर तो होती होगी? हाँ सर, फुटेज 24 घंटे तक सेव रहती है और उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। ओके, तो फुटेज देख सकते हैं हम लोग? ये क्या? कोई शोपीस तो लग रहा है। देखिए सर, कहीं कोई मेटल है ही नहीं और इतना पारदर्शी कांच ही हो सकता है। जब वो डिलीवरी बॉय आया था तब की फुटेज है? हाँ सर, पर कल बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। आप कह रहे थे सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है, ये आपका इंतजाम है? सॉरी सर। अब ले दे के हमारे पास यही एक सुराग बचा है, वो कुरियर आईडी, बस। चलो, एक छोटा सुराग तो हाथ लगा। बाकी फॉरेंसिक लैब में साड़ों के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ निकालेंगे।
ये गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हुआ कैसे। जैसान के तू कह रहे तेरे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की मौत हुई कैसे? अरे नहीं, ये समझ में आ गया कि इनकी मौत कैसे हुई है। ये जो कांच के टुकड़े हैं ना, इनमें जहर है, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है। कांच के टुकड़े जहरीले थे? हाँ, वो जो कांच का शोपीस बना था ना, तो शोपीस बनाते वक्त जब कांच को पिघलाया गया तब खूनी ने उसमें जहर मिला दिया। जब कांच ठंडा हो गया तो जहर पूरे के पूरे कांच में फैल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था बॉस। और सर, जब हमने इन कांच के टुकड़ों को टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें एक ऐसा जहर मिला हुआ था जो कोई भी अपने घर पे बना सकता है। सर आप तो बोल रहे थे कि ये गुत्थी सुलझी नहीं है, मगर आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है। नहीं 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 पंकज, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ ये पता लगा है कि कांच के टुकड़े जहरीले थे। बस ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। लेकिन सर इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है? कांच ब्लास्ट हुआ और उसके टुकड़े इन दोनों को लगे, जहरीले कांच के टुकड़े, जहर खून में मिला और इन दोनों की मौत हो गई, राइट? करेक्ट। लेकिन तुमने बीच में क्या कहा? कांच ब्लास्ट हुआ। अब सवाल यह है कि कांच ब्लास्ट कैसे हुआ? जब इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं मिला है, तो ये ब्लास्ट हुआ कैसे? फोरेंसिक सर्जन कौन है? मैं हूँ। तो फिर तुम बताओगे ना। फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, जादूगर नहीं हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा तो जादूगर नहीं हूँ। सर इन जहरीले टुकड़ों के अलावा हमें एक और चीज मिली है। क्या? ये कार्ड जो इस गिफ्ट के पास था, ये कार्ड का पेपर वैसे तो मोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 पेपर को यूं चिपका कर बनाया गया है। और ये देखिए इसमें क्या लिखा है। सजाए मौत। मतलब खूनी ने सिर्फ कत्ल ही नहीं की, कत्ल के साथ साथ एक मैसेज भी भेजा, सजाए मौत। जो हुआ उसका बहुत दुख है हमें, पर ऐसे समय में भी हमें आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। जी मैं समझ सकती हूँ। आपको किसी पर शक है? जी मेरे पति कानून पर सख्त और न्यायप्रिय इंसान थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान के लाखों लोग दुश्मन हो सकते हैं। वो अपराधी जिनको इन्होंने सजा दी थी, वो वकील जो इनकी सख्ती से बहुत परेशान थे और इनके फैसले से नाखुश भी। आए दिन उन्हें धमकियां भरे फोन आते थे और लेटर्स भी, पर इन सब के बावजूद भी वो अपने आप पर गर्व महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी ईमानदारी का ये इनाम था। आई एम सॉरी, इससे आगे मैं और कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी, पर हाँ आनंद आपको सब कुछ बता देगा। आनंद? आनंद कौन है? आनंद इनका पर्सनल असिस्टेंट है। कहाँ मिलेंगे मिस्टर आनंद? वो मेरे पति के चेंबर में ही ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। मिस्टर आनंद, जस्टिस राय पे बहुत सारे हमले हुए थे, बहुत लोग दुश्मन थे उनके, क्या जानते हैं इनके बारे में आप? सर, उनको धमकी देने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी? अनगिनत। धमकियों को ट्रॉफी के जैसे संभाल कर रखते थे। 1 मिनट सर। ये रही उनकी ट्रॉफीज। ये सचमुच ज्यादा है। लोग उन्हें बहुत सख्त समझते थे, लेकिन सच पूछो तो सर बड़े ईमानदार और न्यायप्रिय थे। यहाँ तक वकील भी उनसे डरते थे और अपराधी उनके नाम से कांपते थे। धमकी भरे खत तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर और स्याही क्यों? कई साल पहले किसी ने खिड़की से पत्थर फेंका था, तो सर ने पत्थर भी रख लिया था। और ये स्याही की बॉटल? अरे सर, ये तो कुछ ही महीने पहले की बात है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी इसी स्याही ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, याद है ना? अभी चाहकर भी भूल नहीं पाओगे मुझे, नहीं भूल पाओगे तुम। रखो।
आनंद जाके बॉटल लाओ। यस सर। ओके, अब ये बॉटल सोवेनियर बनेगी हमारी स्टडी रूम में। यस सर। कमल को इस हरकत की वजह से फिर से जेल हुई, शायद अब भी जेल में ही हो। बेटी, ये सारी चीजें अपने कब्जे में ले लो। और मिस्टर आनंद, जज साहब को जिन जिन लोगों ने धमकी दी है सबकी डिटेल चाहिए, हमें सबकी लिस्ट चाहिए। यार वीरेन प्लीज यार, एक बार फिर से पता करो यार, शायद कुछ पता चल जाए। सर जब ये पॉसिबल है ही नहीं तो पता चलेगा कैसे? देखिए, आप सिर्फ मुझे कांच के टुकड़े दिखा रहे हैं, ना इसमें बारूद है, ना केमिकल है, ना कोई मेटल, और कोई विस्फोटक पदार्थ भी तो नहीं है इसमें कि हमें पता चल सके कि ये ब्लास्ट की वजह क्या है। अरे यार वीरेन, वहां पर जो कुछ था वही दूंगा ना, वहां पर सिर्फ कांच के टुकड़े थे और कुछ नहीं था। तो सर ये बॉम्ब ब्लास्ट है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं बना है जो सिर्फ कांच के टुकड़ों से बना हो। कांच में विस्फोटक गुण होते ही नहीं है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मालूम है कांच में विस्फोटक गुण नहीं होते, लेकिन वहां पर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट में सिर्फ कांच के टुकड़े मिले और कुछ मिला ही नहीं है यार। तो सर आई विश कि आप ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लें, ताकि हमें भी तो पता चले कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे। सर आप लोग कांच के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं ना? मैं ऐसी किसी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है। ग्रेट सर, उसको हर तरह के कांच के बारे में पता है। आई थिंक हमें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। मिलते हैं तारिका, तुम जिससे कहोगे उससे मिलते हैं, बस मुझे सिर्फ ये पता करना है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचा? सर बस 2 मिनट, हो जाएगा 2 मिनट। ओके, देखें पूर्वी को क्या मिला। फोन से कुछ पता चला राय साहब के? हाँ सर, कुछ अजीब से मैसेजेस मिले हैं जस्टिस राय और जस्टिस लाल के बीच। अजीब मैसेज? कैसे हैं? ये देखिए सर, ये मैसेजेस हैं या शायद कोई कोड्स हैं जो नंबर्स और लेटर्स को मिला के बनाए गए हैं। ये देखिए सर, ये मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को 2 बार भेजे, एक बार 3 महीने पहले और दूसरी बार सिर्फ 1 महीने पहले। अब या तो ये इन दोनों दोस्तों के बीच का कोई सीक्रेट कोड है, या तो फिर कोई ऐसी खास बात है जो जस्टिस राय जस्टिस लाल को बताना चाहते हैं। एक काम करो, ट्राई करो डिकोड करने के लिए, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ, ये लिस्ट पूरी हुई? हाँ सर, जस्टिस राय के पीए आनंद ने जो हमें धमकियों के बारे में बताया था सर, उस हिसाब से हमने ये 3 सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है। 3 भागों में क्यों, क्या है? अब यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से सभी लोगों ने कभी ना कभी जस्टिस राय को धमकी दी है, और इनमें से ज्यादातर लोग जेल में भी है। लेकिन ये वनेश, ये एक मर्डर के केस में अंदर गया है और बाद में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। और ये कमल जी, इन्होंने जस्टिस राय पे स्याही फेंकी और इस जुर्म में इन्हें अंदर कर दिया गया। फिलहाल ये कहाँ पर है उसकी कोई जानकारी नहीं है। सर ये दूसरी लिस्ट जो है, इसमें से ये 3 लोगों को सजाए मौत दी हुई है सर जस्टिस ने, और ये अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। 3, ये चौथा, ये कौन है? सर ये है किशोर जी, इनके बेटे को जस्टिस ने 3 साल की सजा दी थी सर, और न्यूज़ में एक आर्टिकल आई थी कि ये सजा ज़्यादा देने की जरूरत नहीं थी, और इस वजह से वो शायद डिप्रेशन में होगा और उसने अपनी आत्महत्या कर दी सर। तो इस किशोर के पास अच्छी खासी वजह है बदला लेने की। और ये है धवन, ये एक वकील है पेशे से, और अजीब बात यह है कि पिछले साल इसने जस्टिस राय के कोर्ट में बहुत सारे केसेस लड़े, पर वो एक भी जीत नहीं पाया, सारे हार गए। तो कहीं ये हारा हुआ वकील बदला लेने के चक्कर में राय साहब को, हाँ ये भी हो सकता है कि ये कोई काबिल वकील ही ना हो। तो अब कुल मिला के हमारे पास बचते हैं 4 सस्पेक्ट, एक ये कमल, वनेश, किशोर और धवन। सर, गिफ्ट भेजने वाले का पता चल गया, वो गिफ्ट कमल ने भेजी थी और शॉपेथॉन वालों ने कुरियर की आईडी से पता किया है। तो उनके पास उसका एड्रेस तो होगा ना? नहीं सर, एड्रेस का तो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कमल जिस जेल में था वहां से पता चल जाएगा, वहां चलते हैं। सॉरी ऑफिसर, लेकिन हमें उसे 1 महीना पहले ही छोड़ना पड़ा। जज पे हमला किया था, इतनी जल्दी छूट गया? 1 मिनट, आपने कहा कि उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन क्यों? उसकी तबीयत की वजह से, क्योंकि सालों से उसको नशे की लत थी। 7 साल पहले वो एक केस में पकड़ा गया था, वहां उसने पीना छोड़ दिया, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर उसने पीना शुरू कर दिया, इसलिए उसका पूरा लीवर खराब हो चुका था। ये भी तो हो सकता है कि उसने लीवर खराब होने का बहाना किया हो। नहीं सर,
हमने डॉक्टर से कंफर्म करके उसे छोड़ा था। अच्छा, उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास, वो दे दीजिए। एड्रेस तो है, लेकिन मुझे लगता है वो वहाँ नहीं मिलेगा, वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा, क्योंकि उसे जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि शराब के आदी लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की इजाज़त नहीं मिलती है। मिलती है, अगर शराबी कम से कम 6 महीने तक शराब ना पिए तो, और यहाँ जेल में तो मिलने से रही, इस बिना पे हमने उसको परमिशन दे दी। ओके सर, थैंक यू। अगर ऐसा है तो अपनी जान बचाने के लिए इसने कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही होगा। एग्जैक्टली। और ये कोई छोटा मोटा इलाज तो है नहीं जो कहीं भी हो जाए। शहर में गिने चुने हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। वहीं ढूंढते हैं इस कमल को। अरे तारिका, ये तुम कहाँ ले आए भाई मुझे? मैंने तो सोचा तुम किसी ग्लास फैक्ट्री में लेके जाओगी। बट एनीवे, ये जो कुछ भी है ना, है बड़ा खूबसूरत। शुक्रिया। आप सर, शी इज माई फ्रेंड विवियान। ये ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी इसी की है। ये ऐसे खूबसूरत आर्ट पीसेस बनाती रहती हैं, और कांच के भी। एंड विवियान, ही इज डॉक्टर सालुंखे। हेलो। अच्छा यार, वी नीड योर हेल्प। हमें कांच और कांच की चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। श्योर। अच्छा विवियन, ये सारी चीजें आप ही ने बनाई हैं? जी। ऑब्वियसली आप ही ने बनाई होंगी, लेकिन कैसे? बहुत आसान है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें कांच को पिघलाकर बनी है। प्रोपेन टॉर्च से कांच पिघलाया जाता है और उसी पिघलाए हुए कांच को मंचाकार दे दिया जाता है। अच्छा हाँ, ये एक एक्सरे इमेज है कांच के शोपीस का, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पूरा ब्लास्ट हो गया। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? इसका आकार तो बूंद जैसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। विवियन, एक बार जरा फिर से देखो गौर से, शायद कुछ ऐसी चीज हो जो तुमने अभी तक देखी नहीं। एक मिनट, इसकी नोक देख रहे हैं आप लोग? ये जानबूझकर बनाई हुई तो नहीं लगती। I mean, जिसने भी इसे बनाया है उसने कांच को पिघलाकर बहुत जल्दी उसे ठंडा कर दिया है, बिल्कुल तुरंत, जिससे कि ये कांच का आकार न केवल बूंद के जैसा रह गया है, बल्कि इसकी नोक पतली, लंबी और नाजुक हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। कांच को पिघला करके ठंडा कर दिया गया, तुरंत तुरंत, जैसे वो बूंद बनी। माय गॉड। तारिका, हमें लैब में चलना है तुरंत, फौरन। और हाँ, वो विवियन, हमें आपकी वो प्रोपेन टॉर्च चाहिएगी प्लीज। श्योर। धवन, भुवनेश, अब तीनों को जस्टिस राय के खून के सिलसिले में यहां बुलाया गया है। मर गया? बड़ा भगवान बनता था, लोगों की जिंदगियों का फैसला करता था। चलो अच्छा है, अब मर गया। सर, इसे देख के तो लगता है कि ये दिमागी हालत से ठीक नहीं है। हो सकता है नाटक कर रहा हूं। असाइलम की अटेंडेंस स्लिप है इसकी। सर, इसमें तो लिखा है कि 1 महीने से बाहर ही नहीं गया असाइलम से। ये रिपोर्ट खुद डॉक्टर ने बनाई, ये देखिए। ठीक है, ले जाओ इसे। चलो चलो उठो। खुश तो आप भी होंगे ना जस्टिस राय की मौत से? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे ने गलती की थी, गलत संगत में पड़ गया था वो, लेकिन न तो उसका गुनाह इतना बड़ा था और न ही उसकी उम्र कि उसे माफ न किया जा सके। और फिर अगर सजा देनी ही थी तो कम सजा दी जा सकती थी उसे, लेकिन जस्टिस राय ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली। जी। और आप जस्टिस राय को उसका जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, और मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं। शायद मेरी अपनी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। और धवन जी, आपने पिछले साल में जस्टिस राय के कोर्ट में
17 केसेस लड़े और आप 17 के 17 केसेस हार गए। आपको भी गुस्सा आया होगा, इसलिए आपने तो इस वजह से मैंने उनका खून कर दिया, ऐसा सोच रहे हैं आप? इससे बचकानी सोच कोई हो ही नहीं सकती। इस वजह से कोई किसी का खून करता है क्या? इस जजमेंट की वजह से आपके क्लाइंट्स आपको छोड़कर चले गए। वकील के तौर पर आपकी बदनामी हुई। जस्टिस राय ने ना सिर्फ आपके खिलाफ जजमेंट दी, बल्कि आपके प्रैक्टिस के खिलाफ, आपकी वकालत के खिलाफ जजमेंट दी। सर मैं मानता हूं आपने जो कुछ भी कहा सच है, लेकिन इससे यह कतई साबित नहीं होता कि मैंने उनका खून कर दिया है। जब ये साबित नहीं हुआ तो क्या हुआ? हो तो सकता है ना। देखिए सर, मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस है, इस पेशे में कोई नया नहीं हूं मैं। सर मैंने इतने सालों तक मेहनत करके बहुत नाम कमाया है, लोग जानते हैं मुझे। और सर जिस वक्त जस्टिस राय का खून हुआ उस वक्त मैं कहां था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, इन सब बातों का ब्यौरा दे सकता हूं मैं, वो भी गवाहों और सबूतों के साथ। एक बात मत भूलिए धवन जी, खून एक पार्सल की वजह से हुआ है, और जिस वक्त खून हुआ उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद नहीं था, समझे आप? इसलिए आपके गवाह और आपके सारे सबूत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप सिर्फ भूलिएगा मत कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप हमारे शक के दायरे में हैं। डॉक्टर पुनीत? यस सर, दैट्स डॉक्टर पुनीत। थैंक यू। डॉक्टर पुनीत, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे फोन पे बात हुई थी कमल के बारे में। जी हाँ, मुझे याद है। दरअसल कमल हमारे लिवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में है और हम उसके लिए सही डोनर का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात अच्छी है कि उसने शराब पूरी तरह से छोड़ दी है, वरना हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो आपके पास इस कमल का एड्रेस तो होगा? जी, एड्रेस तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, उसको अगर डोनर मिल गया तो आप उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, हम डोनर्स और जरूरतमंद पेशेंट की लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और सभी पेशेंट्स अपने डोनर्स की सही लिस्ट वहां पे देखते हैं और हमें कांटेक्ट करते हैं। अगर कमल अपना नाम लिस्ट में देख लेता है तो यकीनन वो यहाँ आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब, आपको हमारा एक काम करना होगा। पिघले हुए गरम गरम कांच को तुरंत ठंडा करना है, तुरंत। और पानी से ज्यादा अच्छा ये काम और कौन कर सकता है? तो ऐसे बनी ये कांच की बूंद। लेकिन जस्टिस राय की जिस बूंद से मौत हुई थी वो तो काफी बड़ी थी। ठीक है, मैं भी एक बड़ी बूंद बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोड्स आखिर है क्या? कुछ पता ही नहीं चला। माय गॉड! अरे सर, सारू के साहब क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? सर ये सब हुआ कैसे? कहीं आप बॉम्ब तो नहीं बना रहे थे? हाँ। क्या? बॉस, वो जस्टिस राय को और जस्टिस लाल को जिस तरह के बॉम्ब से मारा गया ना, मैंने पता कर लिया बॉम्ब किस तरह से बनाया गया। बहुत आसान है। वो कैसे सर? अरे यार, सब कुछ यही पूछोगे, थोड़ी मरम पट्टी तो करने दो यार। बस कांच के इस बूंद जैसे आकार को सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, गरम गरम पिघले हुए कांच को पानी में गिराकर। पिघला हुआ कांच पानी में गिरेगा और तुरंत ठंडा होकर के ये बूंद जैसा आकार ले लेगा।
इसके इस आकार की वजह से ही इसे कांच के आंसू भी कहा जाता है। यार ये कांच के आंसू के बारे में छोड़, कैसे बनते हैं? ये कांच का आंसू फूटा कैसे, ये बता पहले। वही तो पता करने की कोशिश कर रहा था बॉस। मैंने इस कांच के आंसू मतलब इस बूंद के अगले सिरे को बहुत मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे याद आया पार्सल के साथ मैसेज भी आया था और उस मैसेज में लिखा हुआ था प्रेस द टेल। मैंने ये इसकी दुम, इसकी पूंछ को दबाया, बम। आपको मालूम ही है सर, ये पूंछ दबाई और फूट गया, ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझा। दरअसल ये सब कुछ होता है कांच के अणुओं में भीषण भौतिक तनाव की वजह से। जैसे ही कांच, गरम गरम कांच, पिघला हुआ कांच एकदम ठंडा होता है, इसके अणुओं में बहुत जबरदस्त भौतिक तनाव हो जाता है और फिर इसकी पूंछ को जब तोड़ा गया तो जबरदस्त भौतिक तनाव की वजह से इसके अणु एकदम बिखर गए और बूम, ब्लास्ट। ये सब कुछ कोई आम आदमी जान ही नहीं सकता। इसे जानने के लिए भौतिक विज्ञान की अच्छी खासी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यानी कातिल कोई ऐसा है जो ये सब अच्छी तरह से जानता है। डॉक्टर पुनीत अपनी केबिन में है? हाँ सर है। थैंक यू। डॉक्टर साहब मेरे लिए डोनर मिल गया? हाँ, कब है मेरा ऑपरेशन, कब कर सकते हैं? वो अभी हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए सही डोनर नहीं मिला है। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरा नाम लिस्ट में सबसे पहले था। देखिए, मेरी सजा काट चुका हूँ पूरी तरह से, फिर आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने ऐसी कोई गलती भी नहीं की है। जस्टिस राय का खून हो गया है। क्यों किया खून? जस्टिस राय का खून? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आपने शॉपथॉन वेबसाइट से जस्टिस राय के लिए उनके जन्मदिन पे तोहफा भेजा था ना? नहीं तो मैंने कोई तोहफा नहीं भेजा था। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम अंडरग्राउंड क्यों थे? देखिए, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। सचमुच मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए शहर से बाहर हेल्थ स्पा ज्वाइन कर लिया है मैंने। जेल से छूटने के बाद मैं वही रहता हूँ। और वो पार्सल, कांच का अजीब सा शोपीस जो आपने जस्टिस राय को भेजा था शॉपथॉन वेबसाइट से, जिसपे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी था। हाँ, मैंने शॉपथॉन वेबसाइट से शॉपिंग जरूर की है और पार्सल भी भेजा है, लेकिन जस्टिस राय को नहीं भेजा मैंने मेरी बेटी को भेजा है क्योंकि उसका जन्मदिन था। मेरी वाइफ मुझसे नाराज है, इसलिए मेरी बेटी को मुझसे नहीं मिलने दे रही है, तो मैंने वो शॉपथॉन वेबसाइट से गिफ्ट खरीदा और मेरी बेटी को पार्सल कर दिया। कोई सबूत है इसका तुम्हारे पास? हाँ है ना सर, मैं आपको शॉपथॉन वेबसाइट का मेरा अकाउंट दिखाता हूँ, उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कब और क्या खरीदा है। देखिए, ठीक है। ये आदमी तो वाकई सच बोल रहा। इसने तो वो गिफ्ट अपने बेटी के लिए खरीदा था, और वो भी जस्टिस राय की मौत के 2 हफ्ते पहले। मतलब कातिल जानबूझ के हमारा ध्यान इसकी तरफ भटका रहा था। यानी वो जो कोई भी है, उसे कमल की पूरी हिस्ट्री के बारे में मालूम था। उसने उसके घर से वो पार्सल का डब्बा चुराया, उसमें कांच का सामान रखा और किसी तरह से जस्टिस राय तक पहुंचा दिया। कातिल वही है जिसने ये पार्सल जस्टिस राय तक पहुंचाया। एक मिनट जरा, तो से देखो, इस एड्रेस के नीचे की तरफ एक और एड्रेस, और ये दोनों पते अलग अलग हैं। डैम इट, एक सुराग मिला था वो भी गलत निकला। मतलब कमल बेकसूर है। बस मैं इस कागज को लैब में ले जाकर के अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। ठीक है सब मिल गया। एक सबूत गया तो दूसरा मिल गया, कोड डिकोड हो गया। कोड में क्या है? सर वो कोई कोड्स नहीं है, सिंपल मैसेजेस है। उन दोनों डेट्स पे जब जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को मैसेजेस भेजे थे, उन दोनों डेट्स पे 2 बातें कॉमन थी।
कौन सी बात? सर पहली बात, उन दोनों डेट्स पे दोनों जजेस में से एक शहर से बाहर था, और दूसरी बात, उन दोनों डेट्स पे संडे था। और जिस दिन कत्ल हुआ है उस दिन भी संडे था। एग्जैक्टली सर। और मारे जाने से पहले वो दोनों शतरंज खेल रहे थे। यस। जो मैसेजेस जस्टिस राय ने जस्टिस लाल को भेजे हैं वो कोई कोड्स नहीं, शतरंज की चालें थी। वो दोनों चाहे कहीं भी हो अपना शतरंज का खेल जरूर पूरा करते थे। जहां छोड़ा अगली बार वहीं से पकड़ते थे। मतलब दोनों भी जजेस संडे के दिन शतरंज खेलते थे, और ये बात कातिल जानता था, इसीलिए उसने उसी संडे को खुद अपने हाथों जाकर वो पार्सल डिलीवर किया। वो जानता था कि जस्टिस राय वहां होंगे। सर वो ये भी जानता था कि जस्टिस लाल भी वहां पे होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने अभिजीत, बिल्कुल सही कहा। हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि कातिल ने जस्टिस राय पर हमला किया, पर उस एक्सप्लोजन में जस्टिस लाल की जान बेवजह चली गई। हालांकि असली बात तो ये है, कातिल चाहता था कि जस्टिस राय के साथ साथ जस्टिस लाल को भी खत्म कर डाले। किशोर, जतिन, भुवनेश, इन तीनों की कुंडली निकालो, देखे तो सही कि इनमें से किसी के पास कोई वजह थी इन दोनों जजेस को मारने की। और फिर धवन, पता लगाओ उसके सारे के सारे केसेस उसने जस्टिस लाल के कोर्ट में लड़े थे, वो क्या है और किसके हैं। सर, हाँ सर, धवन के बारे में पता करके आ रहा हूं। जस्टिस लाल के कोर्ट में सर वो 100 में से 75 केसेस आ रहा था। सर, हाँ सर, जतिन के जेल रिकॉर्ड्स मिल गए। उसके वकील ने डिप्रेशन के बिना पे जतिन को छोड़ने की अपील की थी, और उसकी अपील ठुकरा दी गई थी। जज कोई और नहीं, जस्टिस लाल ही थे। तो जतिन के पिता किशोर के पास अच्छी खासी वजह है कत्ल करने की, पर इतना पेचीदा प्लान वो बना पाएगा? वही तो सर, किशोर एक स्कूल टीचर है, उसे कैसे पता होगा कि कांच के आंसू से किसी की जान जा सकती है? ये तो इस बात पर निर्भर है कि ये किशोर मास्टर जी स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाता है। पता लगाओ ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है स्कूल में। रही बात धवन की, उसके पास एलिबाई है, तो बस इन दोनों के एलिबाई फिर से चेक करो अच्छी तरह से। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नया एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा। जानते हो किसका? कलर्स का एक्सपेरिमेंट। रेडी? ये देखो, दूध है। अब मैं इसमें डिफरेंट कलर्स के एक एक ड्रॉप डालूंगा। नाउ कम हियर। देखो बेटा, अब जब मैं ये बर्ड इसके अंदर डालूंगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि अणु किस तरीके से प्रक्रिया करता है। देखो, देखा? इसे कहते हैं विज्ञान का जादू। कमाल है। नहीं, मैं आपके प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपने कभी बताया नहीं कि आप विज्ञान पढ़ाते हैं? आप लोग यहाँ? मैं तो बस वो प्राथमिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। आपने बच्चों को वो कांच के आंसू वाला प्रयोग दिखाया नहीं? कैसे पूछ दबाते ही ब्लास्ट हो जाता है। हाँ? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। आपको सब पता है। अब जरा इन बच्चों को जाने के लिए कहिए। बच्चों, आज के लिए छुट्टी, बाकी की पढ़ाई कर जाओ तुम लोग। सर को पहचानते हैं आप? रविवार याद है आपको, जिस दिन टीचर पेरेंट मीटिंग थी? और उसी दिन जस्टिस लाल और जस्टिस राय का खून भी हुआ था। उस दिन आप आए नहीं थे, एब्सेंट थे। इस केस में जिन लोगों पे हमें शक था उनकी एलिबाइज, यानी कत्ल के वक्त वो कहाँ थे, किसके साथ थे, उसका पूरा ब्यौरा सबूत के साथ हमारे पास है, सिवाय आपके। रविवार को आप कहाँ थे? मैं घर पे ही था।
मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। झूठ। आप घर पे नहीं, क्लब हाउस में थे। जस्टिस राय को वो पैकेज डिलीवर करने गए थे। अगर मैं मान लूं कि आप ठीक कह रही हैं, कोई सबूत है आप लोगों के पास? सबूत तो खैर अभी नहीं है। अच्छा, ये जो आप ये जो प्रयोगशाला यहाँ बनाया हुआ आपने, यहाँ पे जो बच्चों को दिखाते हैं, इसके अलावा कहीं प्रयोग करते हैं या यही जगह है? नहीं, बस यहाँ पे यही एक खुली बड़ी जगह है जहाँ मैं बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग बताता हूँ। अच्छा। सर, आप अंकल? अरे आप लोग वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्रोफेसर साहब, आपको सबूत चाहिए था ना, वही ढूंढ रहे हैं। सर, पहचान रहे ना इसे आप? ये तो एक टुकड़ा है, ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहाँ मिलेंगे अगर यहाँ पे आसपास खोदा गया तो। ये आपको भी पता है। ये कोई साधारण कांच के टुकड़े नहीं है डॉक्टर साहब। आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जो प्रयोग सफल नहीं हुए, आपने उन कांच के टुकड़ों को लाकर यहाँ पर दबा दिया, है ना? अभी आप सच बोलेंगे कि इस कांच को हम जाके टेस्ट करें? क्योंकि अगर इसने टेस्ट किया तो इसमें वो जहर जरूर मिलेगा। हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर के मेरे बेटे को मारा है। मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि इन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा मैं। मैंने इन दोनों पे निगाह रखना शुरू किया। एक दिन बच्चों के लिए इंटरनेट पे कुछ अनोखे प्रयोग ढूंढ रहा था मैं, तभी मुझे ये कांच के आंसू का प्रयोग मिला। मैंने सोच लिया कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है। मुझे पता था कि कमल जस्टिस राय पे स्याही फेंक चुका है और अभी अभी जेल से छूटा है। मुझे उसकी बेटी के बारे में भी पता था। मैं जानता था कि वो उसे बर्थडे गिफ्ट जरूर भेजेगा। अरे भाई साहब, ये भी लेना। बस उसी गिफ्ट का डब्बा मैंने वहां से उठा लिया और अपने प्लान को अंजाम दिया। मैंने उसे बहुत सावधानी से पैक किया। और फिर डब्बे पे पुराने एड्रेस के ऊपर नया एड्रेस लगाया। फिर मैंने उन दोनों की मौत का सामान वहां पहुंचा दिया। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैंने उन दोनों से अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया, उसे इंसाफ दिला दिया। इंसाफ नहीं, सिर्फ बदला था, जिसे ना तो तुम्हारे मरे हुए बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही उन बच्चों को तो तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। हाँ, तुम्हारी इस गलती से उन्हें सबक जरूर मिलेगी। अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटते हुए शायद आप भी अपना सबक सीख ही लेंगे।